एसिड पॉइंट में पेन है या एल्कलाइन पॉइंट में पेन है, व्हाट इज द मेन रूट कॉज? हम सिर्फ रूट कॉज पे वर्क करते हैं। रूट कॉज पे वर्क करोगे तो आप देखना इमीडिएट असर आएगा। जिस तरह से एक एक मिनट के गैप अगर पे हम तुम बात। रूमेटॉइड अर्थराइटिस लेते हैं, इसके अंदर बहुत बार होता है आर ए फैक्टर नेगेटिव आता है रिपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि जब तक वो 50% से ज़्यादा अपर लेवल पर नहीं जाएगा तब तक वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आएगी। अब हम इनिशियल स्टेज पर कैसे डायग्नोज करें, हाउ टू डायग्नोज कि इस पेशेंट को रिलेटेड अर्थराइटिस है इसीलिए उसकी बॉडी में इतना पेन एग्रीवेट हो रहा है। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे साठ साठ सबसे पहला सिम्टम है कि जैसे लोगों को सोकर आराम मिलता है। ऐसे लोगों को जब वो सोकर उठते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, अकड़ी हुई होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर थोड़ी-थोड़ी सूजन होती है, आँखों के नीचे भी सूजन हो सकती है, करवट बदलते हैं तो उनको दर्द होता है और उसके बाद जैसे-जैसे उनकी बॉडी डेली रूटीन की तरफ जाती है, वो अपने काम में लग जाते हैं तो उनका पेन बंद हो जाता है, ऑटोमैटिकली बंद हो जाता है। तो मीन्स रेस्टिंग मोड पर उनको पेन आता है। ये आरए की सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे पेशेंट्स को जब हम डायग्नोज करते हैं और हमें लगता है कि इसको आरए की शुरुआत है, तो हम पेशेंट को बोल देते हैं कि आप अपना टेस्ट कराकर देख लो, जिसमें हम सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीएफटी और आरए फैक्टर चेक कराते हैं। अब एक चीज से ईएसआर है। ईएसआर की जनरली नॉर्मल रेंज 15 तक नॉर्मल होता है। अब वो बढ़ा हुआ हो सकता है 20, 25, 30, 40, 50, 70 और भी ज़्यादा। सेम एज सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये आपका 12 तक नॉर्मल होता है, इसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का आपने सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक कराया, वो 10 आया, सॉरी सी रिएक्टिव की रेंज 5 है और आर ए फैक्टर की रेंज 12 है। तो आपने सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक कराया, उसका 4 आया, वैसे तो वो नॉर्मल है लेकिन हायर में नॉर्मल है, दैट मीन्स उसकी बॉडी रूमेटिक अर्थराइटिस की तरफ जा रही है। क्लियर? सेम एज आपने उसका आर ए फैक्टर चेक कराया, आर ए फैक्टर की जनरली ऑलमोस्ट लैब्स की जो रेंज है नॉर्मल रेंज 12 तक नॉर्मल है। अब उसका 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, वो आपका 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, इसका मतलब वो हायर रेंज में जा रहा है, हायर में नॉर्मल है। इसका मतलब उसकी बॉडी रूमेटिक अर्थराइटिस की तरफ जा रही है। इसी तरह से यूरिक एसिड है, ऑलमोस्ट लैब में इसकी नॉर्मल रेंज 6 तक होती है, 2 to 6। अब ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है नॉर्मल, लेकिन किसी का 5.6 है, 5 है, इसका मतलब उसकी बॉडी में इनऑर्गेनिक वेस्ट उसके जॉइंट्स की तरफ असर कर रहे हैं, फंस रहे हैं, उसको पेन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जब हम रिपोर्ट्स के अंदर देखते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम इनका वाटर लेवल इंक्रीज करा दें, पानी 4 लीटर तक पीना ही पीना, लिक्विड डाइट उनकी 4 लीटर होनी चाहिए। प्रोटीन डाइट दिन में लें, सब्जियां रात में लें। प्रोटीन में भी अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो हम उनका प्रोटीन इनटेक कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन लेने से यूरिया यूरिक एसिड और ज़्यादा बढ़ता है। उनकी खट्टी चीज़ें बंद कर दो, दही लस्सी। और सिंपल एज अपने नीरों के अंदर अगर हम उनको न्यूट्रल और किडनी क्लियर ट्रीटमेंट देते हैं, उनका ईएसआर बढ़ा हुआ है, 13 सेकंड की कुंडली इंटू 5 ट्रीटमेंट और नॉर्मल अजेनॉर्मल और न्यू स्टार मॉडिफाइड, इसकी सिर्फ 20 सिटिंग्स दे दो। उसके बाद वापस से अगर आप इनका चेक कराओगे तो डेफिनेटली 80 to 90% रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी। मैम प्लीज एक बार रिपीट करेंगे रूमेटॉइड, ट्रीटमेंट। श्योर। इसको न्यूट्रल प्लस किडनी क्लियर ट्रीटमेंट देना है सबसे पहले। उसके बाद 13 सेकंड की कुंडली इंटू 5 ट्रीटमेंट, देन NaN नॉर्मल अजे नॉर्मल
और लास्ट में न्यू स्टार मॉडिफाइड। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कम से कम 25-30 लोगों पर अप्लाई किया है। मैंने अगर 20 सिटिंग्स का पैकेज दिया है तो शायद बहुत ही रेयर हुआ है कि किसी की 20 सिटिंग्स मुझे कंप्लीट करनी पड़ी हैं। अदरवाइज 20 से पहले ही पेशेंट ने बोला कि मैम मैं परफेक्ट हूँ, एक बार टेस्ट करा कर देखता हूँ। और टेस्ट कराया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। मेन क्या है आपका डाइट। आप नीरो से तो ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन डाइट में वो सब चीज ले रहा है, तो वो चीज वर्थलेस है, वो उसको असर ही नहीं करेगी। वो चीजें देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, लोगों के अंदर आजकल हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू कॉज ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन। बहुत छोटी छोटी एज के बच्चों के अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे क्लिनिक पर भी अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, 13 से 18 साल तक की एज में भी, कि जिनकी स्पाइन में गैप आ गया है, वर्टिब्रा टीयर हो गए, मल्टीपल डिस्क बल्ज हो गया, ओनली बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन। क्योंकि ये आर्टिकल मैंने जनवरी 2024 में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में आया था कि पहले कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट थे जिससे ब्लड थिक हो रहा था और कार्डियक अरेस्ट आ रहा था। अब इस वैक्सीन का सेकंड इफेक्ट है जो बोन्स के ऊपर आ रहा है, इसलिए किसी भी एज के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और बहुत छोटे छोटे बच्चों को मल्टीपल डिस्क बल्ज हो रहा है, अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस हैं। ये सारे साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन है। अब उसके साथ साथ देखा कि उनको आरए की भी दिक्कत है, तो जो आरए की प्रॉब्लम है इससे पेन ज्यादा एग्रीवेट हो रहा है। अगर हम इसके अंदर आरए वाली डाइट फॉलो अप करें और ट्रीटमेंट को कुछ इस तरह से रखें, जैसे ऑस्टियो में जो मैंने जनरली ट्रीटमेंट दिया है वो इंजरी ट्रीटमेंट दिया है। इंजरी 125 DCC एंड जे की तरह। मात्र ये ट्रीटमेंट देने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑस्टियो से रिलेटेड सॉल्व हुई है। हाँ, इसमें डाइट भी मैंडेटरी है, नेचुरल हर्ब्स भी मैंडेटरी हैं। कोई भी आपके पास जॉइंट्स पेन से रिलेटेड आता है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, उसको नीज की प्रॉब्लम है, नीज में गैप है, तो सबसे पहले तो उनको आप बोलिए आप कैल्शियम डाइट लो। डाइट में आप उनको मखाने बता सकते हैं कि मखाने खूब सारे क्या आप रोस्ट करके खाएं। किसी के दांत नहीं है तो उसको बोल दो कि उसको रोस्ट कर कर पीस लें, उसका पाउडर बना लें। पाउडर वैसे ही खा लें या फिर दूध में मिलाकर पाउडर सॉफ्ट हो जाएगा, वो वाला दूध पी लें। सफेद तिल, एक बंदे के लिए 2 चम्मच तिल इनफ है। सफेद तिल ओवरनाइट पानी में सोक करना है, पानी को फेंट के और वो तिल ले लें। जिसकी ग्रीसिंग खत्म है उसके लिए आप उसको तिल का दूध रिकमेंड करेंगे, कम से कम 3 महीने तक उसमें तिल का दूध पीना है। और ये नेचुरल मिल्क जो बनते हैं टोटली विदाउट पेस्टिसाइड होता है ये। और तिल का दूध जो बनता है, जितना तिल है उसका 6 गुना पानी लेना है। राइट, आपने एक कड़छी तिल लिया है, उसको पानी में भिगो दिया ओवरनाइट, पानी फेंक दो। अब वो एक कड़छी तिल है तो आपने 6 कड़छी पानी लेना है। पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और इसमें तिल डालकर और उसको बहुत अच्छे से मिक्सी कर लो और उसके बाद उसको छान लो। वो आपका नेचुरल तिल का मिल्क हो जाएगा। आप वो दूध पिए। और जो उसकी छानस है उसको आप रोटी में भी यूज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम ही जा रहा है। क्योंकि हम लोग जीरो में क्या बोलते हैं पेशेंट को, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमारे ट्रीटमेंट से आपकी बॉडी में कैल्शियम भी बनेगा, सारे विटामिन भी बनेंगे। ये बहुत बड़ी गलत चीज है। हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो कैल्शियम बनाता हो। कैल्शियम क्या है, एक चूना है। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो चूना बनाता है। अब किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में विटामिन सी खुद बनेगा। गलत है। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो विटामिन सी बनाता हो। हम हीरो से क्या करते हैं, बेसिकली हमें ये पता ही नहीं है।
हमें उसकी डाइट में ये न्यूट्रिशंस को ऐड करना है और हम न्यूरो से उसके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। जब उसका डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो वो न्यूट्रिशन उसके ब्लड में ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। विटामिन के को छोड़कर कोई भी विटामिन या कैल्शियम हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो हमें डाइट से ही लेना पड़ता है। अब किसी की ऑस्टियो की दिक्कत है, हमने उसको कैल्शियम डाइट तो दी नहीं, हम उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम बन रहा है। चेक कराओ तो वो जीरो है, बोन डेंसिटी टेस्ट कराओ जीरो। इनफैक्ट और ज्यादा इन्फ्लेमेशन आ गई और पेन बढ़ गया क्योंकि बोन्स में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डिजीज हम उनको वो सप्लीमेंट्स में भी आपकी डाइट, कि हम डाइट में उनको क्या दे सकते हैं जिनसे वो न्यूट्रिशंस उनको मिले। हम नीरो से डाइजेशन को इम्प्रूव करके बॉडी में उस न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कराते हैं ब्लड में, और वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सेलो टिश्यूज तक जाते हैं जिससे इम्प्रूवमेंट आती है। आप करके देखो, कोई भी आपका पेशेंट है, घुटने की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, नर्व्स में प्रॉब्लम आ रही है, डी माइलिनेशन की प्रॉब्लम है। एमएस के पेशेंट को क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डी माइलिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि विटामिन डी ट्वेल्व है ही नहीं, वो हमारा लिवर बनाता है। तो अगर हम लीवर को स्टिमुलेट कर कर उसको एक्टिव करेंगे, हम अपनी डाइट सप्लीमेंट अच्छे रखेंगे, हमारे न्यूट्रिशन होंगे बॉडी में, तो कुछ भी डीजनरेट होगा ही नहीं, सब चीजें रीजनरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे डायग्नोस के अंदर वीकनेस है कि जो हम डायग्नोस ठीक से नहीं कर पाते, उनको डाइट नहीं बता पाते, सिर्फ ट्रीटमेंट पढ़ा बुक में और देना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले अपने डायग्नोस को इम्प्रूव करो। दूसरा देखो पेशेंट्स के अंदर किस किस चीज़ की डेफिशिएंसीज हैं। एनीमिक है तो आप उसको बोलो अनार खाए, बीटरूट ले, किशमिश खाए। हाँ, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो डायबिटिक पेशेंट को आप ये सब रिकमेंड नहीं कर सकते। डायबिटिक पेशेंट है और एनीमिक है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो कांच की बोतल बैंगनी कलर की होती है, पर्पल कलर, जो बैंगनी शेड होता है, उसके अंदर आप उसको पानी चार्ज कर कर पिलाएं, लकड़ी के फट्टे पे रख के उसको चार्ज करें और उसको बोलें कांच के ग्लास में या कप में आपने ये पानी पीना है। उससे उसके आयरन की चीज़ें बढ़ेंगी। आयरन बढ़ाना, आप उसको पालक बोलो, लीफी वेजिटेबल्स बोलो खाने के लिए, ज़रूरी नहीं है आपको ये स्वीट फूड्स बोलने हैं। तो डिजीज को पहले डायग्नोज करो कि उसका रूट कॉज क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से आप उसको डाइट सजेस्ट करो, फिर न्यूरो से ट्रीटमेंट दो, और आप देखो इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी न्यूरो थेरेपिस्ट ने अभी तक इतना किया नहीं होगा। यस, ये किसी का हैंड रेज है, बताइए। इंद्रजीत सर, ये नाम नहीं आ रहा, किसने हैंड रेज किया हुआ है? गुड इवनिंग मैम। जी राकेश गुड कुमारी जी इवनिंग। बोलिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। जैसे गुड कुछ इवनिंग। पेशेंट्स को ना कैल्शियम सप्लीमेंट लेता है बाहर से, तो उनको वो हाँ सूट ठीक नहीं है। करते। हेलो। पहले देखो ना वो ब्रांड कौन सा ले रहे हैं, कोई लोकल कैल्शियम तो नहीं ले रहे। ओके मैम। डाइट तो चलो उनको बता रखी है कैल्शियम की, बट वो सप्लीमेंट भी अब उनका खुद का ही है, तो फिर वो उनका बार बार ये कि मुझे डाइट। देखो सप्लीमेंट्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और एक 30+ के बाद सप्लीमेंट्स डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि सबको लेना चाहिए। बट ठीक है, किसी की टेंडेंसी है कि वो नहीं लेना पसंद करते, वो ना लें, बट कम से कम अपनी डाइट को तो इम्प्रूव करें। कैल्शियम इंटेक इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी में अगर डीजनरेशन हो रहा है तो वो क्या, ब्लड जो है वो कैल्शियम आपकी डाइट से ले ले, बजाय इसके कि वो आपकी बोन से ले। आपकी डाइट में इतना कैल्शियम होना चाहिए। और कैल्शियम के बहुत सारे सोर्स हैं, रागी है, सिंघाड़ा है, रागी का आटा यूज कर सकते हो, सिंघाड़े का आटा यूज कर सकते हो, सिंघाड़ा फ्रूट में यूज कर सकते हो आप, सफेद तिल ले सकते हो, मखाने ले सकते हो।
और ये खरबूजे की गिरी है मगज, इसमें भी कैल्शियम बहुत है, ये आप ले सकते हो। जैसे वो फिर अभी तक किसी ऐसी का कोई, ऐ- हाँ बताओ। ऐसी डाइट लेते हैं तो वो साथ में आपकी आवाज क्लियर ये नहीं भी आ रही। कहता है कि मुझे मोशन में दिक्कत हो जाती है ईटिंग। राकेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ मैं रही, एक बार फिर मैं ये रिपीट कह रही थी करेंगे। कि अगर हेलो राकेश हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी मैम, अब आ रही है? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही है आवाज। तो राकेश जी, कुछ कहते आपकी हैं कि आवाज में, रागी राकेश वगैरह जी ले आपकी लीजिए। आवाज नहीं आ रही। चलो मैम। राकेश जी, राकेश कुमारी जी, आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। कोई नहीं, दोबारा ट्राई कर रहे हैं आप। जी मैम, कंटिन्यू रखें। जी। क्यों नहीं आ रही आवाज? तो ये हमारा अर्थराइटिस के अंदर है कि हम आरए के अंदर क्या देते हैं और इसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या देते हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि हम आरए के अंदर सिंपल न्यूट्रल प्लस किडनी क्लियर 30 सेकंड KU into 5 treatment, then NaN normal, अजय नॉर्मल एंड न्यू स्टार मॉडिफाइड। डाइट के अंदर सिंपल दही लस्सी खट्टी चीजें उस पेशेंट की बिल्कुल बंद करा दो। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसकी प्रोटीन डाइट भी बंद करा दो, तो इमीडिएट उसकी देखना इन्फ्लेमेशन 3-4 दिन में हट जाएगी। और ये भी पेशेंट आपको बार बार बोलेगा कि मुझे यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्मेली आ रहा है, तो वो अच्छी चीज़ है, गुड सिम्टम है कि बॉडी डिटॉक्स हो रही है, वो चीज़ें निकलने दो। सेम है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, घुटने के अंदर सूजन आती है, सूजन में भी हम बहुत तरीके की सिकाई वगैरह करते हैं। कुछ पेशेंट्स में देखा गया है, वैसे तो कहते हैं कि जब नीज में गैप आता है तो हमें कोल्ड पैक करना चाहिए, ठंडी सिकाई। लेकिन कुछ 2-4 पेशेंट्स को मैंने देखा है जिनको कोल्ड पैक लगाया है, उनको प्रॉब्लम हुई है, उनको कोल्ड पैक सूट नहीं करता। तो आप पेशेंट को ही कह सकते हो, आप हॉट पैक से भी सिकाई कर सकते हैं और आप कोल्ड से भी, जो आपको सूट करती है। ये भी बॉडी का नेचर है कि बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हो सकता है कि कोल्ड पैक उनके लिए बहुत इफेक्टिव हो, हॉट से उनको पेन बढ़ जाए। हो सकता है कि कोल्ड से पेन बढ़ जाए और हॉट इफेक्टिव हो। इसके अंदर मैंने एक घुटने की चीज़ में नेचुरल एक रेमेडी यूज़ किया है, इससे घुटनों में बहुत फ़र्क आया है। एक हेयर लाइन फ्रैक्चर भी था, नीज़ में गैप तो था ही था और हेयर लाइन फ्रैक्चर भी था। कैन यू बिलीव दिस? उस चीज़ से फ्रैक्चर भी ठीक हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया उस नी का। और उसमें रेमेडी क्या थी? अ, सरसों का तेल या तिल का तेल 1-2 चम्मच लेकर उसको गरम करना है अच्छे से, तेज धुआं निकालो। फिर उसमें थोड़ी सी अम्बा हल्दी, जो चोट में यूज करते हैं अम्बा हल्दी, वो डालनी है। एक है चंदन गेरू और एक आता है चोट सज्जा। ये हमें पंसारी की दुकान से मिल जाता है, इनको पीस के पाउडर बना लो। ये पाउडर उस गरम तेल में डालना है। ये एक मैडम महीने सॉरी, वी दोबारा तक गरम इंटरप्ट यू। रखना है। मैडम दोबारा बता दो, ये दोबारा बता दो ये। जी, सरसों का तेल या तिल का तेल, दोनों में से कोई भी एक तेल लेना है और उसको गरम करना है अच्छे से। अब इसमें डालना क्या है? अम्बा हल्दी, चंदन, चंदन गेरू और एक चोट सज्जा और थोड़ा सा चूना, जो पान वाला चूना होता है वो डालना है। उसके बाद इसको उस गरम तेल में डालेंगे इस पाउडर को, क्योंकि तीनों को पीस कर पाउडर बना लेंगे। इवन देन अगर आपको चूना भी पत्थर फॉर्म में मिल रहा है तो उसको भी हम पीस लेंगे और वो पाउडर ही डालना है थोड़ा सा। और जब ये गरम तेल में डालेंगे, कॉटन डिप करेंगे और फूंक मार के जितना हमारे बॉडी को सुहा जाए उस जगह पर इसको लगाएंगे।
और उसके बाद जितना भी ये सामान बचता है वो कॉटन में ही लगाकर इसको रखेंगे घुटने पर। उसके ऊपर थोड़ा सा कॉटन और रखकर इसको रैप कर लेंगे किसी भी कपड़े से। मैंने खुद आजमाई हुई है ये चीज़ें, और ये 10 से 15 दिन के अंदर जितनी भी घुटने में सूजन होगी वो सब हट जाएगी। पेन में भी काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। इवन देन जिस लेडी को मैंने ये ट्रीटमेंट दिया था, उनका तो हेयर लाइन फ्रैक्चर भी था बोन में, उनका फ्रैक्चर भी नॉर्मल आ गया था। और ट्रीटमेंट वही था, इंजुरी ट्रीटमेंट 125 DCC एंड जॉइंट रिपेयरिंग। तो दिस इज मैम वेरी मैम लास्ट इफेक्टिव क्या बोला रेमेडी। आपने? मैम लास्ट क्या था? जॉइंट? ट्रीटमेंट हाँ जी। जॉइंट रिपेयरिंग, जे रिपेयरिंग। अच्छा, जे एप्रिन। ओके मैम, थैंक यू। या 4 पैरा, 8.7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली। और अब 6 ADR भी ऐड करा दिया आप लोगों को। तो ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ ना डाइट का होना और कुछ नेचुरल हर्ब्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और एक आर ए फैक्टर जिसको है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट पेन की जो शुरुआत है, इसमें मेथी दाना और अजवाइन, काली जीरी, मैं इसकी रेमेडी ग्रुप में अभी शेयर कर देंगे। इंद्रजीत सर, मैं इंद्रजीत सर को भेज दूंगी। इसका पाउडर बना लें। अजवाइन, मेथी दाना, काली जीरी, सौंठ और हल्दी और सेंधा नमक, ये 6 चीजें हैं। जिनका हाई बीपी रहता है वो नमक ना डालें या बहुत ना के बराबर डाल सकते हैं। और इसकी रेमेडी मैं प्रॉपर भेज दूंगी कि कितना इंग्रेडिएंट्स लेना है। इसको मेथी दाना और अजवाइन आप रोस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें रोस्ट नहीं करनी। और उसका ये पाउडर बनाकर आधा आधा चम्मच पेशेंट को दिन में 2 बार दो। ये घुटने के दर्द के लिए भी, स्पाइन में प्रॉब्लम के लिए भी बहुत रामबाण चीज़ है। इससे पेन में बहुत आराम आता है। एज पर आयुर्वेदा ये बात रोग को कम करेगा। ये आपको रेमेडी अभी ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी, तो आप सब लोग इसको डिक्टेट कर लीजिए। अभी तक आपको कोई भी डायग्नोज में कोई प्रॉब्लम या आपका आरए में कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ना समझ में आया हो, कोई डाइट, कोई ट्रीटमेंट, तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैम घुटने में जो गैप वाली प्रॉब्लम होती है उसमें हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे अपना? न्यूरोथेरेपी? जो आपको मैंने बताया है, ये इंजरी ट्रीटमेंट 125 DCC एंड जे हेपरिन। ठीक है, जी पूछिए क्वेश्चन। हैंड रेस तो है बहुत सारे, पर क्वेश्चन पूछो। हेलो जी शुभम पाल जी बोलिए। सर, मैम जी से मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पेशेंट को आरए भी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है और ऑलमोस्ट ऐसे फिंगर्स ही में मिलेंगे। और फिंगर्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी जमा हुए हैं जिसको गाउट बोलते हैं, तो राइट, उसमें मैम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम? देखिए उसके अंदर आप ना आरए का ट्रीटमेंट यूज करेंगे सबसे पहले, जी मैम। क्योंकि आरए जो है ना ऑस्टियो की प्रॉब्लम को एग्रीवेट करता रहेगा। ठीक है, ठीक है, आरए में ठीक है हमें मैम। न्यूट्रल प्लस किडनी क्लियर देना है, जी 13 सेकंड केयू देना है इनटू 5 ट्रीटमेंट, नॉर्मल जी एज नॉर्मल एंड न्यू स्टार मॉडिफाइड। राइट, जी मैम। जी मैम। इसके अंदर हम उसकी खट्टी चीजें बंद करेंगे, दही लस्सी बिल्कुल बंद करेंगे। उसकी प्रोटीन जी डाइट भी बंद करेंगे। प्रोटीन में सिर्फ उसको बोलेंगे मूंग धुली या मूंग छिलका दाल खाए, दैट्स इट। ठीक है मैम। ठीक है, अब आ जाओ ठीक। ऑस्टियो की प्रॉब्लम, कि जिस जी जिस जॉइंट्स पे सूजन है। अभी जो मैंने जी आपको जो सेक बताई है, जी मैम। आप उनको बोलो ये वाली वो सेक करें, वाटर ठीक है लेवल इंक्रीज करें। और ये वाला जो पाउडर बताया है जी मैम। मेथी दाने वाला, अब इसकी जी रेमेडी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये वाला ठीक। पाउडर लें और कैल्शियम डाइट लें। डेफिनेटली 20 सिटिंग्स के अंदर पेशेंट खुद आपको बोलेगा कि मुझे 30 से 40% आराम है दोनों में। क्योंकि जब मैम आरए उन्होंने कंट्रोल होगा ना, जी
जब आरए कंट्रोल होगा ना तो ऑस्टियो का पेन नहीं आएगा। हाँ, इसमें आप ना, क्योंकि गाउट की प्रॉब्लम है तो इन्फ्लेमेशन तो होगी, तो आप जी उनको ना मैम। 30 मेडुला 6 एडीआर इनटू 3 ट्रीटमेंट ऐड और कर दीजिए। ठीक है मैम। एक क्वेश्चन मैम मेरा और था, जैसे जो ठीक है वो स्टेरॉइड उन्होंने लिए हैं, इसी से ही साइड इफेक्ट हट जाएंगे 30 मेडुला 6 एडीआर बिल्कुल, 6 देखिए जब जब हाँ, जब पेन नहीं होगा ना उन्हें, जी तो मेडिसिन वो ऑटोमेटिकली कम कम करके बंद कर देंगे, क्योंकि ठीक है आर्थराइटिस में देते ही स्टेरॉइड्स है। जी मैम। थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट हेलो रीना जी अपना माइक ऑन करें, क्वेश्चन। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक जो घुटने की गैप आपकी की आवाज समस्या कट है रही है। और उनको डायरेक्ट हम हेलो हाँ जी हेलो। आवाज आवाज आ रही मैम। हाँ जी, अब आ रही है। मैम जो घुटने की गैप की प्रॉब्लम है उनको हाँ 125 DCG और साथ में जे एप्रिन न्यू स्टार मॉडिफाई जो फॉर्मूला देखते हैं, तो इनको डायरेक्ट दें हाँ, या नॉर्मल एज ए नॉर्मल ऐड करना है इनके साथ? जब घुटने की दिक्कत है तो आप इनको इंजरी ट्रीटमेंट दोगे ना। हाँ हाँ सॉरी इंजरी भी साथ में। तो मैम हाँ, इनके साथ मैं ये पूछ रही हूँ कि डायरेक्ट दे सकते हैं या पहले नॉर्मल एज ए नॉर्मल देना जरूरी है? नहीं, नॉर्मल है तो नॉर्मल मत दो ना, इसमें आप इंजरी अच्छा ट्रीटमेंट दो। इंजरी के बाद डा- 125 डीसीसी दो, जे हिपेरिन दो। तो इंजरी ट्रीटमेंट से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें उनका? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा ओके थैंक यू मैम। जी, और किसी का क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए अनिल। मेरे जी, पास भी एक बोलिए। पेशेंट है, काफी टाइम से मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ये सारे ट्रीटमेंट मैं दे चुका हूँ, न्यू स्टार मॉडिफाइड वगैरह, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा है। आपने उसको ये डाइट दी है? नहीं, डाइट नहीं दी है। आपने उसको आपने उसको मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि हम लोग पेशेंट के ऊपर बस उसको प्रेशर देते रहते हैं और यही बोलते रहते हैं आपकी बॉडी में सब कुछ बन रहा है, पर उसकी बॉडी में कुछ नहीं बन रहा है। वो हमें उसको डाइट देनी पड़ेगी। जो वो आप डाइट दोगे, उस डाइट में जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड में अब्सॉर्ब न्यूरोथेरेपी कराती है। ठीक है, ट्राई करता हूँ ये वैसे तो तो। वो चीज है। ये तो वो हाँ, आप पेशेंट को सबसे पहले डाइट पर डालो ट्रीटमेंट के साथ साथ। नहीं तो ये तो वो चीज है कि आपने एक तरफ से बैंडेज कर दी, उधर से पेशेंट ने बैंडेज खोल दी, तो उसको आराम कहाँ से आएगा। जी, ऑल जॉइंट्स पेन है, कंधे में भी दर्द है, कोहनियाँ, अंगूठे, पैर के आप उनको अंगूठे, ये घुटने। मेथी दाने वाला पाउडर ऐड कराओ, कैल्शियम डाइट ऐड कराओ, जो सीक्वेंस में मैंने ट्रीटमेंट बताया वो दो। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दो। आप हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट देख लेना। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बताइए। हेलो सर, जैसे मैम किसी पेशेंट को ना कैल्केनियल स्पर की भी दिक्कत है, तो उसको हम 125 डीसीसी भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो वो नहीं, डीकैल्सिफिकेशन वाला जब फॉर्मूला चल रहा है। जब जब स्पर है, इसका हाँ जी। मतलब कैल्सिफिकेशन है ना उस जगह, हमें कैल्शियम को डिसॉल्व करना है और उसको बाहर निकालना है। हाँ मैम, वो मैं वही पूछना चाहती हूँ। मैंने तो उनको वैसे डीकैल्सिफिकेशन का फॉर्मूला चला रखा है, पर जैसे कि अब हम्म, कैल्शियम उनको एब्जॉर्ब नहीं होता है, कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होता है, तो क्या हम बीच बीच में अप्लाई कर तो सकते हैं पहले वन? नहीं, नहीं, पहले उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करो ना। ओके मैम, ठीक है। डाइजेशन इम्प्रूव होगा तभी तो सारी चीजें सही होंगी। ठीक है मैम, ठीक है। तो मतलब नहीं देना है उनको, ये अप्लाई नहीं करना है वन जी, टू फाइव डीसीसी नहीं, बिल्कुल भी? नहीं,
ओके मैम, ओके। और मैम और एक और सबसे पहले चीज, ये भी देखो हाँ जी, कि पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि यस विटामिन मैम। डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम आपका अब्सॉर्ब होगा ही नहीं। जिस तरह से आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते थे हम साग खाते हैं, साग खाते ही ना हमें गैस बन जाती है, साग पचता नहीं है। क्योंकि साग, हरा साग क्या है, रिच आयरन है, उसके अंदर विटामिन सी है ही नहीं। उनको सिर्फ एक छोटा सा सजेशन दिया, अपने साग में थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करो और उसके बाद खाओ, फिर देखो गैस बनती है या नहीं। और उनको इजीली डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। अब हम न्यूरो में बोले कि नहीं हम आपको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि वो विटामिन सी बॉडी बनाएगी, कुंडली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो उसको देना ही पड़ेगा। और विटामिन सी किसमें है, सिट्रस चीजों में। आप उसको आंवला रिकमेंड कर सकते हैं, आप नींबू रिकमेंड कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपनी सब्जी में डालो और ये ले लो, और देखो इजीली उसको डाइजेस्ट होगा आयरन। इसी तरह से कैल्शियम डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए आपका विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। मैम एक और ठीक है। पेशेंट है, जैसे आपने अभी कहा कि ये जो एसिडिक बॉडी होती है उसको पानी की बहुत नीड होती है, तो अगर किसी हम्म। का किडनी फंक्शनिंग सारे जो केमिकल हैं वो इम्बैलेंस हो रखे हैं, तो उनको हम पानी किस हिसाब से सुजेस्ट करें, मतलब क्या कह नहीं सकते हैं नहीं, कि किडनी, ऐसे किडनी की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग हो गई। उसके अंदर तो पानी का लेवल देखना होता है ना, अगर यूरिया क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ है तो पानी टोटल 1 लीटर देते हैं, क्योंकि किडनी तो काम नहीं कर रही जी जी है जी, ना। तो वो हाँ रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर के ऊपर आपको बताया है कि नॉर्मल बॉडी का बैलेंस ये है, इसकी बैलेंसिंग के लिए हमें इतना लिक्विड और इस तरह से डाइट लेनी चाहिए। यस मैम। उस पेशेंट के तो ना सारे KFT LFT अपना लिपिड शुगर बीपी मतलब सब, मतलब सब में इम्बैलेंस है, तो मतलब उसको वही आप था कि वो उनकी कैसे। आप उनकी रिपोर्ट ना मेरे पर्सनल पर भेजना, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी। ओके मैम, ओके मैं भेजूंगी आप, जी। ठीक है हेलो, मैम। एक अर्जेंट क्वेश्चन था मैडम। हाँ जी। वो वाइफ को जी ना अभी कीजिए। अभी एलर्जी हो गई है, कुछ खुजली दाने दाने से शरीर में, और पैरों में, टांगों में, हाथों अभी में एलर्जी सी हो गई है कुछ। हाँ, अभी अभी 5 मिनट खाया पहले। क्या उन्होंने? कुछ नहीं खाया, खाया फ्रूट क्या खाया। उन्होंने? फास्टिंग है आज, फ्रूट खाया, फ्रूट। तो फ्रूट कोई तो खाया होगा ना। हाँ, वो आलू बुखारा और एप्पल। किसी चीज से एलर्जी है उन्हें? नहीं, एलर्जी पहले तो कभी नहीं है, अभी अभी हुई है, तो एलर्जी के लिए पूछ रहा था अभी अभी। हुई है? 30 मेडुला हाँ 3 हाँ बार दिया। एलर्जी। आप हाँ 30 मेडुला 6 ADR/3, 6 ADR देते ही ना थोड़ा सा एलर्जी कम हो जाएगी। और इनको आप 1 थाइमस/6 ट्रीटमेंट दे दो अभी। 1 थाइमस पहले 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR, हाँ जी। और फिर 1 थाइम। लेकिन थाइमस तो अपोजिट हो गया ना, थाइमस एडीएस एडीआर के साथ तो थाइमस नहीं देते ना। मैंने आपको क्या बोला है, पहले आप 30 मेडुला 6 ADR/3 दो, जी, उसके 5 मिनट के बाद आप इनको 1 थाइमस/6 देना, ठीक सिर्फ है, 1 थाइमस/6। ठीक है। 1 थाइमस/6। 8 ADR करो, 8 ADR का रिजल्ट बहुत अच्छा है। 8 ADR तो अब देखिए मैंने नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी एलर्जी के अंदर जब 1 थाइमस/6 लेती हूँ और 30 मेडुला या 6 ADR/3 लेती हूँ, तो मेरा इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे को एनाफ्लैक्सिस प्रॉब्लम है। दिस इज मेजर लाइफ थ्रेटनिंग अटैक होता है ये, और ये देते ही ये नॉर्मल हो जाता है। लास्ट में गुरुजी ने दैट्स व्हाई जो आई है एम 8 टेलिंग यू। ADR को प्रमोट किया था, जी। 8 ADR को, तो उससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, गुरुजी ने ही प्रमोट किया। ओके। अब मैं 6 ADR दूं या 8 दूं? आप 8 दे दो, कोई बात नहीं, 8 देकर देखो। चलिए ठीक है, थैंक यू, ट्राई साइड करते हैं। इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है ना हमारी थेरेपी का। जी, आप देकर देखो, बिल्कुल फिर भी इससे रिजल्ट बढ़िया तो बताइएगा। 6 सेकंड की कुंडली 4 बार और 20 सेकंड कुंडली 4 दिवा दो, सबसे बढ़िया है।
क्या बोला, इनको दोबारा देखो बोलो। वो इन्फेक्शन नहीं है ना, ये तो एलर्जी हुई है ना सत्य प्रकाश जी। हाँ, एलर्जी एलर्जी है। में क्या होता है, तो बात हमारा बात थाइमस तो ग्लैंड, बात सुनो तो सुनो वही होगी सुनो, ना मित्तू जी। सबसे एलर्जी देखो एडी, में, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, एडीआर और थाइमस से बढ़िया तो काम कुंडली करेगी यहाँ पे। सुनो सत्य प्रकाश जी, जब एलर्जी होती है ना तो इसका मतलब, इसको वैसे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम में गिना जाता है। एलर्जी को हमारी बॉडी के सेल बॉडी के ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, यानी थाइमस ग्लैंड हमारा हाइपर हो जाता है, इसको हमें सप्रेस करना है। इसके लिए अगर हम वन थाइमस इंटू 6 देते हैं, ज्यादा नहीं देना थाइमस, सिर्फ वन थाइमस इंटू 6, तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ऑटो इम्यून में। ठीक है जी, थैंक यू। अशोक जी अपना सवाल पूछें। जी सर, मेरा मेरा क्वेश्चन है कि किसी एक पेशेंट को ऑस्टियोपाइड्स की दिक्कत थी, डीजेनरेटिव चेंजेस भी, उनको डीकैल्सिफिकेशन बहुत बार दिया, जैसे 1 पैरा 2 पैन 3 लीवर इंटू 3 ट्रीटमेंट एंड 4 पैरा 7 लीवर 8 चेस्ट ट्रीटमेंट मैंने बहुत बार चलाया था, फिर भी हम 2-3 महीने के बाद रिपोर्ट कराया, फिर भी ऑस्टियोपाइड्स में कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया, जैसा है वैसा ही आया, लगभग सेम आया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्यों हुआ होगा? आपने डाइट उनको सजेस्ट की थी? नहीं, डाइट तो मैंने सजेस्ट नहीं की थी। फिर कैल्शियम बॉडी में कैसे बनेगा? बोन्स लेकिन में मैं कैल्शियम कैसे एक्सेस जाएगा? एक्सेस कैल्शियम को रिमूव करने के लिए दिया था ना। एक्सेस कैल्शियम नहीं होता, वो आपकी बॉडी डीजनरेट कर रही है, वहां से झड़ रहा है, दूसरी जगह इकट्ठा हो रहा है। जी आप अगर उनका डाइट, अगर आप उनके सप्लीमेंट्स, सॉरी, आप उनकी डाइट ठीक करोगे, जी आपको डाइट में कैल्शियम तो देना पड़ेगा ना, तभी तो डीजनरेशन रुकेगा। जी आप अगर डाइट नहीं दोगे तो वो तो काम ठीक है, वो ब्लड को कैल्शियम चाहिए, वो उसकी बोन से लिए जा रहा है, बोन्स वीक होती जा रही हैं, डाइट में उनको कैल्शियम दे नहीं रहे हैं, अब वो जहां जहां डिपॉजिट हो रहा है वहां पर कैल्सिफिकेशन हो रहा है। जी। तो सर मैडम, हमको पहले वो जो डिपॉजिट हुआ है ऑस्टियोपाइड से पहले, हमको कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, तो पहले हमको ऑस्टियोपाइड्स के ऊपर काम करने की जरूरत है कि कैल्शियम के ऊपर काम करने की जरूरत है? ऑस्टियोफाइट्स क्या होता है? हाँ, वही डिजनरेशन का कारण कैल्शियम जॉइंट्स में डिपॉजिट होना। ऑस्टियोफाइट्स में ये होता है, जी, आपने कभी क्लैरिफाई कर। आपने कभी ऑस्टियोफाइट्स, कभी आपने ऑस्टियोफाइट्स बोन्स देखी हैं? जी मैडम, देखी हुई है। कैसी होती हैं? वहाँ पे व्हाइट कलर के उससे दिखाई देते हैं डब्बे। वहां पर इंजरी हो जाती है, जी। सूजन हो जाती है, हम्म। बहुत ज्यादा पेन होता है। और ऑस्टियोफाइट्स में ना बोन्स इतनी घिस जाती है कि वो तोते की चोंच जैसी उनकी वो हड्डियां हो जाती हैं, जब वो आपस जी में टकराती हैं तो बहुत पेन करती हैं। जी जी ठीक है, आपने वो इंजरी ठीक करनी है, ऑस्टियोफाइट्स, जी आप उसके अंदर इंजरी ट्रीटमेंट देंगे, डीजनरेशन को रोकने के लिए 125 डीसीसी देंगे, उनकी जी कैल्शियम डाइट ऐड करेंगे, और जहां जी पर जिस एरिया में ऑस्टियोफाइट्स है उस जगह पर जो आपको मैंने ये नेचुरल सिकाई बताई है तेल वाली, जिसके अंदर अम्बा हल्दी और आपका चंदन गेरू और चोट सज्जा है और चूना है, आप उसकी सिकाई करेंगे, और 1 महीने के बाद, यानी 30 सिटिंग्स देने के बाद एक्स्ट्रा रिपीट करा कर देखो कितना फर्क आता है। जी मैडम, ट्राई करेंगे। ठीक। क्योंकि आप उस कंडीशन तक पहुंचे ही नहीं, आपको पता ही नहीं ऑस्टियोफाइट्स में हो क्या रहा है। ऑस्टियोफाइट्स में होता ही यही है कि जो डीजनरेशन होती है, बोन्स डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, उसमें हड्डियां इस हद तक खोखली हो जाती है कि उनमें जख्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, वो इतनी ज्यादा गिर जाती हैं, और जब वो झड़ झड़ के गिर रही हैं, जहां जहां झड़ रही है वहां कैल्सिफिकेशन हो रहा है। जी तो आपने तो पहले कैल्शियम इंक्रीज करना है ना,
बॉडी में, और उन जख्मों को भी सुखाना, ऑस्टियोफाइट्स को भी ठीक करना है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है उसको भी ठीक करना है, तो वो कैसे करोगे? जी जी ठीक है। तो आपको ये ट्रीटमेंट देना है, वो सिकाई करनी है और वो डाइट देनी है, उसके बाद देखना रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। जी। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? अभी ना नेक्स्ट जी रिसेंट में नमस्कार मैम। जी अपना सवाल पूछते हैं। हेलो ये जी अजय नमस्कार गांधी मैम। जी के क्लिनिक पर। हेलो जी बताइए। हेलो। बताइए बताइए। मैम ये जो आपने तिल के तेल वाले, गरम तेल वाले 4-5 जो आइटम बताए उनको प्लीज रिटर्न में नोट करवा देंगे इसमें मैसेज में। मैं ग्रुप में शेयर करा देती हूँ जी मैसेज, जी ग्रुप। सभी के जी पास, जी क्योंकि सभी वो के चुनने पास से पहुंच पहले जाएगा। क्या आइटम बताया मैंने 3 बार गौर से सुनने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं समझ पाया। अम्बा हल्दी, ओके। चोट सज्जा और चंदन गेरू। मैडम ये नहीं छोड़ पा रहा, वो ये वर्ड नहीं समझा रहा किसी को, क्या कह रहे हैं ना, ये वर्ड नहीं समझा रहा आपका किसी को भी। कौन सा? चोट सुनिए, चोट, पैरों में आप चोट लग जाती है मैसेज में गिरने लिखवा से। दीजिए मैम, ग्रुप में आप लिखवा दीजिए। हम लिख के छोड़ दो बस, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सबीना जी अपना सवाल पूछे हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, मैं ये कह हाँ रही जी थी कि बताइए। 125 डिस 125 DCC आगे, आवाज नहीं आई आपकी इसके बाद। जो फॉर्मूला देते हैं वो डेली दे सकते हैं एक। हेलो हेलो। हाँ जी इनका सवाल है हेलो। 125 DCC फॉर्मूला डेली दे सकते हैं या एक दिन यस, छोड़ दे के देना सकते है हैं, दे कैसे? सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। मैं अपने ओके पेशेंट्स ओके को मैम, रेगुलर देती हूँ। ठीक है मैम, बस हेलो यही पूछना था। हाँ जी, यही पूछना था मैम। जी हेलो ओके हेलो जी। गुड इवनिंग मैम। गुड हेलो। इवनिंग जी। हाँ हाँ जी जी मैम, बोलिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो एक पेशेंट था मेरा ऑस्टियोपोरोसिस का, उसको अर्थराइटिस था, तो उसके कमर में भी दर्द आता था, तो उसको तो 125 DCC फॉर्मूला और उसके जो कैल्शियम डाइट तो शुरू कराई थी। पेशेंट को रिलीफ तो बहुत हुआ है, उसके प्रॉब्लम ये थी कि पैर भी मुड़ता नहीं था बिल्कुल, तो अब तो मुड़ने लगा है, लेकिन उसको हम मल्टी हेपरिन दे रहे हैं, उससे ज्यादा रिलीव हुआ है मैम। मल्टी आपने जो हेपेरिन तो फॉर्मूले। वहां पर क्लॉट जी होगा, उसमें हाँ क्लॉट होगा ना, वो तो देखो, देखो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। जी जी। मल्टी बट हेपेरिन क्या जो करता है मैम कि क्लॉट आपने को जो डिसॉल्व जितने करता है। फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले मैंने पहले दिए उनको, मतलब 1 मंथ आपके फॉर्मूले दिए, तो उसके बाद थोड़ा सा जो उनके स्वेलिंग थी इंटरनल और के बाद जो एक्सटर्नल स्वेलिंग आ रही थी घुटने के ऊपर और आसपास के एरिया में, वो तो उससे सही हो गई थी, लेकिन जो मूवमेंट था घुटने का, मतलब मुड़ने वाला और पैर को ट्विस्ट करने वाला, वो नहीं आ रहा था, तो उसका रिस्पॉन्स मल्टीहेपरिन और लैक्टिक एसिड से आया मैम। तो हाँ, तो इसका मतलब वहां पर क्लॉटिंग थी ना, मल्टी हेपेरिन से क्लॉट डिसॉल्व और वहां पर बहुत कुछ स्टार्ट हो गया। और तो इसमें डिपेंड्स ऑन सवाल मेरा कंडीशन ये कि है कि पेशेंट की रिपोर्ट में। मीतू रिपोर्ट जी, में हाँ मैम जी। उनके कुछ भी नहीं आ रहा था, रिपोर्ट्स हाँ में तो उनकी नॉर्मल रिपोर्ट्स थी, और उनके रिपोर्ट्स ओके, के हिसाब से नहीं, मैंने तो उनको डायग्नोज किया था, उस बेसिस पे मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। उनका एक्सरे नॉर्मल दिखा रहा था, डॉक्टर कह रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें। मल्टी हेपरिन का रिजल्ट अच्छा आता है नी में, खास तौर पे जहाँ घुटना मुड़ नहीं रहा हो, इसलिए क्योंकि मल्टी हेपरिन से भी कैल्शियम जो है वो जो डिपॉजिट हो जाता है नी के अराउंड, और जिससे घुटना बिल्कुल टाइट हो रखा होता है, पैर उठा रहता है, उसमें मल्टी हेपरिन अच्छा काम करता है। मैंने भी यस मैम यूज किया है। एग्जैक्टली मैम, वो लेकिन सिर्फ मैं मेरा वही क्लॉट। चीज क्वेश्चन कह रही इसी थी से वहां रिलेट पर। करता हुआ है कि इसमें ना, मैंने जब उनको 125 DCC ऐड किया लैक्टिक एसिड अल्टरनेट करके, तो उनको जैसे ही लीवर 0 देते थे पॉइंट में, तब उनके जो है पिंडली में दर्द बढ़ना शुरू हुआ, तो वो रीजन मेरे साफ अभी तक नहीं नजर, समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ।
काफ्स में लिवर भी सिरोज पेन आ रहा है था फिर। उनको। हाँ, पिंडलियों में, लेफ्ट पैर दोनों में उनकी काफ्स में प्रॉब्लम पेन आ थी। रहा था। आपने हाँ, दोनों आपने में आ उनका रहा था। विटामिन B12, आपने उनका बी B12 ट्वेल्व चेक बी कराया? ट्वेल्व चेक करवाया मैम, उसके बाद जस्ट मैंने उनका तो B12 कम था। B12 तो मैंने फिर उनको ट्रीटमेंट से भी कवर किया, बाकी उनको अगर डाइट बताई तो कवर हो गया उससे। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम ये B12 आ गई है। जी मैम बताइए। B12 की डेफिशिएंसी से काफ्स में बहुत ज्यादा पेन आता है। यस मैम, एग्जैक्टली। B12 की तो डेफिशिएंसी निकली थी उनको तो। सबसे पहले आपको B12 रिकवर करना है, राइट? जी। आप उनको डाइट में ब्रोकली बोलो, ब्रोकली ऐड करें, उसमें विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है, ठीक है? B12 मैम कवर कर दिया है हमने, लेकिन अब उनके कितना जो इस कितना समय हुआ है? रीसेंट B12 का अभी इन्होंने रिसेंट में नहीं कराया है, लेकिन अभी वो 1 महीने बाद मतलब 15 दिन बाद फिर सारे चेकअप कराएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम आप थी। मुझे उनकी B12 की रिपोर्ट भेजना ना। ठीक है मैम। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका B12 रिकवर हो गया? और ये भी हो सकता है कि आपने मल्टी हिपेरिन दिया है, उनका ब्लड बहुत ज्यादा थिन हो गया हो, उससे नसों के अंदर पेन आ रहा हो, वेरिगोज हो सकता है उनको। आपने चेक किया वेरिगोज है या नहीं है? वेरिकोज तो नहीं है मैम, वेरिकोज मैंने पहले ही चेक किया था, क्योंकि जब उनके। यस मैम, चेक किया था, वेरिकोज नहीं है। लेकिन रिसेंट में जो उनको प्रॉब्लम हो रही है मैम, कि उनको घुटने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, घुटना पूरी तौर से ठीक है उनका। अब उनको नी पेन नहीं, अब उनको L3 L4 पे पेन आ गया। बैक में पेन है? अब बैक में पेन आ गया। MRI कराया? MRI कराया उनका? MRI अभी तो नहीं कराया, अगर 1-2 दिन में और नहीं कम होगा तो फिर MRI कराएंगे पेशेंट। आप उनका MRI कराना। सबसे यस मैम। बड़ा रीजन है साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन। हाँ, जिस हो जिसको सकता है मे वैक्सीन भी। लगी है उनका बॉडी के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, यस ठीक मैम, है? ये आप किसी सही को कह रहे हो। लंबर में हो रही है, किसी को नींद में आ रही है। आप ही देखो मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं कि कोविड वैक्सीन के बाद उनकी मोटर नर्व डैमेज हो गई अच्छा मैम। आफ्टर कोविड वैक्सीन, और कोई रीजन नहीं था। यस मैम, एग्जैक्टली, नो रीजन, वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो और रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है ना? हो सकता है कि लंबर साइड में उनका मल्टीपल डिस्क बल्ज हो, एनुअल टीयर हो, वर्टिब्रा टीयर्स हो, इस वजह से पेन ना जा रहा हो। तो वो देख मैम नर्व ये। कंप्रेशन हो, स्टेनोसिस हो, कोई नर्व अंदर दब रही हो। तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन हम ये नहीं बता सकते कि उसका रूट कॉज क्या हो सकता है, यस मैम, राइट? तो तो मतलब MRI हाँ, तो कराना कोई ना कोई, जरूरी है। क्योंकि एक्सरे के अंदर ना ऊपर ऊपर से फाइंड आउट होता है, इंटरनली इतना नहीं आ पाता। यस मैम, ठीक है मैम, फिर मैं तो उनका आप MRI के लिए बोलती हूँ कि वो MRI MRI कराइए, आप उसकी रिपोर्ट मुझे भेजिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके। जी हाँ अनीता जी, जी और अपना किसी का सवाल पूछे। क्वेश्चन? हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक मतलब कि 18 ईयर का एक पेशेंट है मैम, उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो मैम उसके ना ये इसी एज में उसके बाल ना बहुत सफेद होते जा रहे हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है मैम? और मैम साइनस हो उसको मैं सकता है। डाइट में क्या क्या दूं कि उसके थोड़ा इम्प्रूव हो जाए? देखो, B12 से बालों का रिलेशन नहीं है। उसको जी मैम। साइनस होगा, जुकाम रहता होगा, नजला जिसे कहते हैं। जी मैम। उससे बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, नजला रहता है उन्हें। हाँ जी मैम, रहता है तो जुकाम तो हो जाता है। हाँ, तो बस वही उनका मेन रीजन है। उनको बोलो नेचुरल तरीका तो है, अ, बेसन का शीरा बनाकर पिए डेली रात को। जी बेसन मैम। का शीरा आता है लेकिन बनाना? मैम मैम एक जैसे कि पैन में। आप। हेलो मैम। मैम। हेलो बताएं। मैम। हेलो मैम, एक एक बात हाँ है। जी, मैं सुन रही। मैम समझ नहीं आया।
हेलो सुन रही मैम। हूँ, आप बोलिए हाँ जी मैम, ये जो आप बोलिए। जुकाम, हाँ जी मैम, जुकाम के आप जैसे बोल रहे हो ना, हेलो, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा मैम, जो आप जुकाम के आप बोल रहे हो को ये मौसम के हिसाब से होता है, रेगुलर जुकाम नहीं रहता? हाँ हाँ, कभी भी देखो, जिनको ना फ्रीक्वेंटली कोल्ड होता रहता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनके ना बाल बहुत जल्दी सफेद भी हो जाते हैं, ग्रे कलर के भी हो जाते हैं और हेयर फॉल भी हो जाता है। जी। ठीक है, और एक डैंड्रफ भी रीजन हो सकता है। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, तो आपने उनको एक तो बेसन का शीरा बोलना है जी। पीने के लिए। वो कैसे बनता है, एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डालें और 1 चम्मच बेसन डालें, गैस सिम कर कर उसको भून लो। फिर उसमें जी। 1 कप दूध डाल दो, जितना भी दूध पीना है। मीठा करने के लिए जो भी डालते हैं वो डाल दें वो, और इसको उबाल लें। कोई फ्लेवर चाहिए तो वो डाल सकते हैं, इलायची वगैरह। कोई ड्राई फ्रूट भी खाना है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इस दूध को पी के सो जाएं। जैसा मर्जी साइनस हो, साइनस में इसमें आराम मिलता है। एक पत्ता तुलसी का भी डाल दें, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। जी। हाँ, अब साइनस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नोज़ चॉक्ड हो जाना, एक होता है रनिंग नोज़। रनिंग नोज़ को कहते हैं हिंदी में, आयुर्वेद की भाषा में नज़ला, यानी नाक बह रही है। हम्म। जब नाक बहरी होती है तो हमें अल्कलाइन ट्रीटमेंट देना है, एसिडोसिस ट्रीटमेंट नहीं देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जी। और जब नोज ब्लॉक हो, थ्रोट चॉक्ड हो कि गला बंद है, खराश हो रही है, दैट मीन्स एसिडोसिस है, एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। इसमें उसका वाटर इनटेक बढ़ाएं और एसिडोसिस ट्रीटमेंट दें। क्लियर? जी मैम। और साइनस पॉइंट दोनों में ही चलेगा। अच्छा जी जी। ठीक है, जी और मैम। फिर मुझे बताइएगा, इसमें काफी उसको आराम मिलेगा। जी मैम। मैम मैम इसमें बाल मैम भी इसी ड्राई से हो जाते? हम्म। मैम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। एक 13 साल की बच्ची है, उसको छींक बहुत ज्यादा आती है, सुबह भी आती हैं और फिर 2-3 घंटे बाद फिर स्टार्ट होती है, तो 10-15-20 छींक इकट्ठी आती हैं। ऐसे दिन भर देखो, मतलब 5 से 6 बार हो ही जाता है। मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप इनका ना IgE लेवल चेक कराओ। ICP। इम्यूनोग्लोबिन, आई फॉर आइसक्रीम, G फॉर गर्ल, E फॉर एलिफेंट, ICP। IgE। मैम मैम इम्यूनोग्लोबिन, मैं हाँ जी। मैंने ना जो सर पूछ रहे हैं ना कि ना बच्चे को बार बार छींक आती है, मेरे बेटे को ना ऐसा ही 1 हफ्ता पहले छींक आ रही थी और नजर लग रखा था। मैंने उसको हाफ कुंडली 30 सेकंड 3 बार दिया और 8 राइट चेस्ट ओनली और 4 डाउन और डाउन एरो दिया। उसको एक ही ट्रीटमेंट में आराम आ गया। आज 15 दिन 20 दिन बीत गए हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। आपको कैसे पता कि उसी से ही ठीक हुआ है? और जी, आपने ये क्या सोच कर दिया था, बताओ? उसको ना लॉजिक तो उसका होगा नजला ना। उसका ना उसको देख रहा था मैं, उसको नजला भी आ रहा था, उस चीज के नजला भी आ रहा था उसको, और छिंके भी पूरी आ रही थी। वायरल इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, बुखार वगैरह नहीं था उसको मैम, बुखार वगैरह वायरल वगैरह कुछ ऐसा नहीं जरूरी था। थोड़ा ना, जरूरी थोड़ा ना जी वायरल इन्फेक्शन में फीवर होगा, जी जी खाली जी जी जुकाम भी हो जाता है। जी। बाकी मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इसको उसको IgE, आराम आ गया था। देखो, जी हर चीज हर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती जब तक सही आपको है सही है प्रॉपर उसका रूट सही है। कॉज ना पता हो। राइट? अब उन्होंने बोला कि वो डेली जब सुबह उठती है तो भी छींके आती है, हो सकता है उस बच्चे को डस्ट से एलर्जी हो, वो जहाँ पर सो रहा है उस जगह पर डस्ट हो, वुड डस्ट से एलर्जी हो, या वो कोई फैब्रिक ऐसा पहन रहा है उस फैब्रिक से उसको एलर्जी हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो एलर्जी का इस वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। एलर्जी की ठीक है। चीजों से ही बचना उसका इलाज है। तो दैट बेटर, एक सिंपल सा टेस्ट होता है, IgE, इम्यूनोग्लोबिन सिस्टम टेस्ट। जी। अगर आपका IgE 100 से ज्यादा है
तो इसका मतलब आपको ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। आप सिंपल 1 थाइमस इंटू 6 ट्रीटमेंट लेकर अपना IgE लेवल को कम करो और एलर्जी से छुटकारा पाओ। क्लियर? थैंक यू मैम। मैम आज के इस टॉपिक में और कुछ बताना पेंडिंग है या सेशन को वाइंड अप करें? हेलो मैम। सेशन को वाइंड अप करते हैं। किसी की कोई हेलो मैम। क्वेरी है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर बाद में बात कर सकते हैं। जी जी मैम। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम, मैं आपसे बाद में बात करूं, क्योंकि इसमें आपने एक ही बताया है कि उसको जुकाम की वजह से ऐसा हो, साइनस पॉइंट आपने बताया है। तो मैम न्यूरोथेरेपी में और जी। कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको? मैंने आपको दोनों ट्रीटमेंट बताए हैं। अगर मैम। नोज स्टॉक्ड है यानी नाक बंद है, नाक बंद है तो इसका मतलब एसिडोसिस यानी एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसमें जी ठीक है। एसिडोसिस ट्रीटमेंट चलेंगे। जी ठीक है। अगर उसकी जी रनिंग नोज है तो इसका मतलब उसका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, जी उसमें एसिडोसिस ट्रीटमेंट नहीं चलेंगे। उसमें आप नॉर्मल, अजे नॉर्मल, किडनी क्लियर ये सब दे सकते हैं, न्यूट्रल दे सकते हैं कि बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अल्कलाइन ट्रीटमेंट चलेंगे, अल्कलोजिस ट्रीटमेंट। ठीक है। जी मैम। और मैम उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तो विटामिन B12 का ट्रीटमेंट भी देते हैं साथ में? हाँ मैम मेरा जी। एक क्वेश्चन है। जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। मैम जो ये ना गला खुजलाता है और ना छींक बहुत आता है, नाक से पानी गिरने लगता है और आंख से भी पानी गिरने लगता है, इसका क्या हो हाँ ये सकता है? एलर्जी है, एलर्जी है। पहले तो आप एलर्जी का टेस्ट करा कर देखें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। सर वो तो टेस्ट हुआ था तो उसमें बढ़ा था एलर्जी वाला। क्या बढ़ा था? IgE टेस्ट कराया था? हाँ हाँ। मैडम टेस्ट का नाम कितना दोबारा रिपीट आया? करो, IBP टेस्ट का नाम दोबारा रिपीट करना। IgE इम्यूनोग्लोबिन सिस्टम टेस्ट। और आप ये किसी भी लैब में बोलोगे कि मुझे एलर्जी टेस्ट कराना है तो आप ये कंप्लीट एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। इसमें आपका फूड इनटेक, टचिंग, एनवायरमेंटल सारी एलर्जी का टेस्ट होता है कि आपको एनवायरनमेंट में किस चीज़ से एलर्जी है, आपको कौन से फैब्रिक से एलर्जी है, आपको खाने में किस चीज़ से एलर्जी है। उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप उन चीज़ों को अवॉइड कर दो, आपकी एलर्जी खत्म। मैम कोई इसका ट्रीटमेंट है क्या? वो बटन है ना जहाँ लाल वाला है। जब तक डायग्नोज नहीं होगा मैं आपको ट्रीटमेंट कैसे बताऊंगी। रेड बटन के साथ वाला ऑन कर दे। रनिंग नोज है, आंखों से भी पानी आ रहा है तो एल्क्लोजिस प्रॉब्लम है, आप उनको एल्कलाइनिक ट्रीटमेंट दे सकते हो। रोज नाक बंद है, गला बंद है तो आप उनको एसिडोसिस ट्रीटमेंट दे सकते हो। जी मैम। ठीक है। इंद्रजीत सर आप क्लास फाइंड अप करें। बिल्कुल, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके ऊपर आपने जानकारी दी है। होप सो सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी लाइन ऑफ शेयर कर दिए जाएंगे, मैम के साथ पर्सनली भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर धन्यवाद मैम। मैं जी जी आपके पर्सनल नंबर पर आपको भेज दूंगी। थैंक यू। श्योर मैम, श्योर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके जी।